अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग 9th बायोलॉजी का आज चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नेम है बायोडाइवर्सिटी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, लेकिन इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके जो एनुअल पेपर की स्कीम है उसके मुताबिक इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी का एक्चुअली मतलब होता है जानदारों की इकसाम, क्योंकि बायो का मतलब हो गया बच्चों लाइफ यानी जानदार, एंड डाइवर्सिटी का मतलब हो गया अकसाम। याद रखो कि इस वक्त हमारी इस ज़मीन पे जानदारों की कितनी इकसाम है? 10 मिलियन। एंड 10 मिलियन कितने के बराबर होता है? 1 करोड़। हमारी ज़मीन पर कितने जानदार है? 1 करोड़ डिफरेंट तरह के जानदार। जैसे इंसान एक जानदार है, ठीक है, बंदर एक और जानदार है, भैंस एक जानदार है, कीड़ा भी एक जानदार है, एक दरख्त जो है वो भी जानदार है। तो 1 करोड़ तरह के जानदार हमारी ज़मीन पर पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ हम कितने जानदारों को जानते हैं? 1/3 जानदारों को। यानी अब कह लें कि हम तकरीबन 3 मिलियन जानदारों को जानते हैं। और ये 3 मिलियन जानदार फिर वो हैं जिनको कैटालॉग्ड किया गया है। कैटालॉग्ड का मतलब जिनकी ग्रुपिंग की गई है, जिनको हम जानते हैं, जिनको स्टडी किया जा चुका है। बाकी के जानदार सारे वो हैं जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए, सिर्फ अंदाज़ा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दुनिया के सबसे बड़े जंगलात का नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और वो इतने बड़े जंगलात हैं कि पाकिस्तान जैसे 10 बड़े मुल्कों के बराबर होंगे। और उन जंगलात के अंदर ऐसे ऐसे जानदार हैं जिनको अभी तक हम स्टडी ही नहीं कर सके। इसलिए अंदाज़ा ये है कि शायद दुनिया में जानदारों की तादाद 10 मिलियन से भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन हम कितने जानते हैं? हम सिर्फ 3 मिलियन जानदारों को जानते हैं। और इन 3 मिलियन जानदारों के अंदर बहुत ज़्यादा इनके अंदर भी डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या होते हैं? जैसे कुछ जानदार जो है वो पानी में रहते हैं, कुछ खुश्की में रहते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ ज़मीन पे रेंगते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस है, कुछ ऑटोट्रॉफ्स हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी है जानदारों के अंदर। तो हम इन जानदारों को हमने 5 बड़े ग्रुपों के अंदर तकसीम किया हुआ है। जितने भी जानदार हैं इनको हमने कितने ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है? 5। पहले ग्रुप का नाम है प्रोकैरियोट। पहले ग्रुप का नाम हो गया प्रोकैरियोट। दूसरे का नाम है प्रोटिस्टा। तीसरे का नाम है फंजाई। चौथे का नाम है प्लांट यानी प्लांटी। और 5वां है एनिमेलिया। इस तरह से 5 ग्रुप बड़े हमने बना दिए जानदारों के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बायोडाइवर्सिटी 2 लफ्ज़ों से मिलके बना है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। वैरायटी क्या होती है बच्चों? अक़साम। जैसे आप किसी कपड़े वाली दुकान पे जाएं, आप वहाँ जाके क्या कहते हैं? वो आपको एक कपड़ा दिखाए, वो देखने के बाद आपने कहना होता है भाई कोई और वैरायटी दिखा। तो वैरायटी मतलब इकसाम। अब देखें हमारी जो दुनिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है जानदारों के अंदर। इवन ये वैरायटी जो है ये अमंग स्पीशीज़ भी है। अमंग वन स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के अंदर वैरायटी। स्पीशीज़ क्या होती है? स्पीशीज़ को आप ये समझ ले एक ही किस्म के जानदार। जैसे इंसान सारे एक स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, इंसानों में भी वैरायटी है। देखिए कैसे वैरायटी, किसी का कद लंबा है, किसी का छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ठीक है, किसी की नाक बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी की आई साइट तेज़ है, किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है। दिस इज़ ऑल वैरायटी। सो हम बायोडाइवर्सिटी को यूँ डिफाइन करते हैं कि ये वैरायटी है जानदारों के अंदर। हम कहते हैं वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। जो मुख्तलिफ जगहों पे जानदार रह रहे हैं उनके अंदर वैरायटी। जानदारों के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मैंने बताया कि जानदार जो है सिंपल जानदार जैसे बैक्टीरिया, इससे लेके एक बड़े सारे एलिफेंट तक जानदार पाए जाते हैं। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। ऐसे जानदार जो नज़र भी नहीं आते और ऐसे जानदार जो बहुत ही बड़े हैं, इंसान से सैकड़ों गुना बड़े हैं, ब्लू व्हेल वगैरह।
अच्छा, ये बायोडाइवर्सिटी अब ज़मीन के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरह की है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पूरी ज़मीन के ऊपर एक जैसी नहीं है, बल्कि ये जो जानदार होते हैं ना, हम बायोडाइवर्सिटी को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी बच्चों दो तरह की होती है, एक को कहते हैं फ्लोरा और दूसरी को कहते हैं फाना। फ्लोरा, फाना। ये जो फ्लोरा होती है, फ्लोरा यानी कि फ्लावर से वर्ड ये बना है, ये होती है प्लांट की बायोडाइवर्सिटी, प्लांट की अक़साम, प्लांट्स में वैरायटी। और ये जो फाना है ये हम कहते हैं एनिमल्स की वैरायटी। किसी इकोसिस्टम में किसी जगह पे जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है वो फाना होगी, जो प्लांट की है वो फ्लोरा होगी। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना जानदारों की, ये कुछ फैक्टर्स की वजह से होती है। जैसे वो फैक्टर होते हैं क्लाइमेट, किसी जगह का क्लाइमेट जैसा होगा उस जगह पे जानदार भी वैसे होंगे। क्लाइमेट बच्चों कहते हैं आबो हवा को, आबो हवा किसी इलाके की जैसी होगी वहाँ पे जानदार भी वैसे होंगे। मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक ऐसा इलाका जहाँ पे बारिश होती नहीं, अब ये एक्सपेक्ट कर ले कि वहाँ जंगल होंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं कोई। अगर किसी जगह पे बारिश होती नहीं, साल में मुश्किल से एक बारिश होती है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग वहाँ पे एक जंगल होगा, वहाँ पे फॉरेस्ट होगा, तो आप तो बेवकूफ़ हुए ना। तो क्लाइमेट की वजह से जानदार होते हैं, यानी अगर बारिश कम होती है वहाँ डेजर्ट होगा, अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ क्या होगा बच्चों, फिर वहाँ जंगल होगा। तो क्लाइमेट की वजह से क्या वजूद में आती है, जैसी क्लाइमेट होगी वैसे जानदार होंगे। और दूसरी जो चीज़ है वो होती है आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड क्या होती है? आल्टीट्यूड का मतलब होता है बुलंदी। बुलंदी क्या होती है? जैसे आप मरी की तरफ जाए, वो इलाके हायर आल्टीट्यूड पे है। कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे आप आल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे ना, सर्दी बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पे एक बहुत ऊंची चट्टान है, तो वो बहुत हायर आल्टीट्यूड पे, जैसे माउंट एवरेस्ट, तो आप एक्सपेक्ट करें कि इसकी टॉप के ऊपर जानदार होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जितना आल्टीट्यूड पे आप जाएंगे सर्दी उतनी बढ़ जाएगी। तो आल्टीट्यूड का भी बायोडाइवर्सिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत हायर आल्टीट्यूड पे जानदार नहीं होते, क्योंकि इतनी सर्दी में सिर्फ वो जानदार सर्वाइव कर सकते हैं जिनकी खाल मोटी हो। तो इसीलिए आप सर्दी इलाकों में चले जाए, वहाँ आपको चंद एक जानदार मिलेंगे। लेकिन जो गर्म इलाके हैं, यानी जो लोअर आल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे जानदार ज़्यादा होंगे। इसी तरह सॉइल की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी पे फ़र्क पड़ता है। अगर मिट्टी ज़रखेज़ हो, उसमें प्लांट ज़्यादा उगेंगे, प्लांट ज़्यादा उगेंगे, फिर वहाँ पे एनिमल भी ज़्यादा होंगे। इसी तरह प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, तो ये चार फैक्टर जो मैंने लिखे ये असरअंदाज होते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। आखिरी फैक्टर को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे शेर जो है हिरन को खाता है, ज़ेबरे को खाता है। शेर ने इस तरह के जानदारों को खाना होता है। अगर किसी इलाके में ना कोई ज़ेबरा है, ना कोई नील गाय है, ना कोई हिरन है, वहाँ पे लाइन होगा? बिल्कुल नहीं। और लाइन ने उत्थे की करना जहाँ पे है ही नहीं कोई, उसको खाने की चीज़ ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए दूसरे जानदारों की वजह जो है ये भी स्पीशीज़ की बायोडाइवर्सिटी पर असरअंदाज होती है। और फिर एक बात ये कि बायोडाइवर्सिटी नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट ऑन अर्थ। इवनली का मतलब होता है यकसा, यानी ज़मीन पे हर जगह एक जैसे जानदार नहीं है। मिसाल के तौर पे आप समझ ले, ये हमारी अर्थ है बच्चों, ठीक है, अर्थ गोल होती है। अर्थ का ये सेंटर वाला हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर के इर्द गिर्द का जो इलाका है ना, इस इलाके में सबसे ज़्यादा बारिशें होती है, सबसे ज़्यादा रेन इस इलाके में होती है। अच्छा, इस इलाके को हम क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये ट्रॉपिक्स जो है इस पे सबसे ज़्यादा, यानी ये रिच है, सबसे ज़्यादा जानदार यहाँ होते हैं। फिर ये जो इर्द गिर्द का ये इलाका है, ये वाला, ये इस इलाके को हम कहते हैं टेम्परेट। ये इलाका बच्चों होता है टेम्परेट, यानी यहाँ पे ज़्यादा बारिशें भी नहीं होती, कम भी नहीं होती। तो यहाँ पे जानदार क्या होंगे? फिर मीडियम होंगे, यानी बहुत ज़्यादा जानदार भी नहीं होंगे, बहुत कम भी नहीं होंगे। फिर ये आखिरी रीजन रह गया। इस आखिरी रीजन को, यानी ज़मीन का ये रीजन और ये रीजन, ये कहलाते हैं पोल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, यानी ये पोलर एरिया है। तो जो पोलर एरिया है वहाँ पे वेरी फ्यू, बहुत ही कम जानदार पोलर एरिया में रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होती है।
तो पोलर एरिया पे सिर्फ कुछ जानदार रह सकते हैं जो पोलर उतनी सर्दी को सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ कितनी सर्दी होती है, -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है, -60। हर चीज़ जम जाती है इतने टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे कौन से जानदार रह सकते हैं, सिर्फ ये पोलर बियर हो गया जो, ठीक है, पेंगुइन आपने देखा होगा, ये वो जानदार है जिनकी खाल इंतहाई मोटी होती है, जो सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हमारी ज़मीन पर इस वक्त जितने भी जानदार हैं ये 4 बिलियन सालों की एवोल्यूशन के बाद पैदा हुए हैं। 4 बिलियन यानी 4 अरब साल लगे हैं ये सारे जानदारों को इवॉल्व होने में। एवोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों इर्तका, यानी जानदारों में चेंजेस आना, इर्तका कहलाता है। साइंस को ठीक तरीके से मालूम तो नहीं है कि ये लाइफ पहली बार कैसे पैदा हुई है, लेकिन जो अंदाज़ा है, जो हमारे पास थोड़े बहुत एविडेंसेस है, उनके मुताबिक ये लाइफ तकरीबन 600 मिलियन साल पहले वजूद में आई, यानी आज से 6 करोड़ साल पहले। और किससे वजूद में आई, शायद जो पहली बार जो ज़मीन पे जानदार पैदा हुए वो बैक्टीरिया थे। तो साइंसदानों को ये मानना है कि सारी लाइफ जो है ये बैक्टीरिया से पैदा हुई, और बैक्टीरिया से बाकी की लाइफ का पैदा होना ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। इसके बाद जी आखिरी टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस का मतलब यानी आपने इसमें फ़ायदे बताने हैं कि बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, यानी जानदारों से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो देखिए जानदार हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्रूट वगैरह हम खाते हैं, ये दरख्तों से हासिल होते हैं, ये जंगलात से फ्रूट वगैरह हासिल होते हैं। कई जानदारों का हम गोश्त भी खाते हैं। दूसरे नंबर पे प्रोवाइड ड्रग्स, हमें पौधों से ड्रग का मतलब अद्वियात भी मिलती है। जैसे हमें हनी हासिल होता है, ये भी जानदारों से हासिल होता है, ये भी एक दवाई है। हम वैक्स हासिल करते हैं, हम लिवर का ऑयल जो है, जिगर का तेल मछली का, वो यूज़ करते हैं दवाई के तौर पे, ठीक है। इस तरह कई दवाइयाँ हैं जो जानदारों से हासिल होती है। इवन हमारे गांव के अंदर ये जो स्नेक होता है, इस स्नेक की स्किन को कई लोग इससे ऑयल निकालते हैं, उसको यूज़ करते हैं। फिर हमें हासिल क्या होता है बायोडाइवर्सिटी से, इंडस्ट्रियल मटीरियल, जैसे दरख्तों से हमें टिम्बर हासिल होती है। टिम्बर कहते हैं फर्नीचर की लकड़ी, ऐसी लकड़ी जिससे फर्नीचर बनाया जाता है। फिर फाइबर यानी धागा, ये कपास से हासिल होता है। डाइज यानी रंग जो है वो भी हासिल होते हैं। रीजन एंड गम एंड एडहेसिव, ये तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों का मतलब होता है गूंद, हमें गूंद वगैरह हासिल होती है। रबड़ हासिल होता है, ऑयल दरख्तों से हासिल होता है। अगला इसका फ़ायदा मेंटेन इकोसिस्टम, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे इस कुदरती निज़ाम को बरकरार रखती है। फिर अगला फ़ायदा मेंटेन केमिस्ट्री एंड सप्लाई ऑफ वाटर। देखिए जंगलात सप्लाई ऑफ वाटर को मेंटेन करते हैं। अगर सारी दुनिया से फ़र्ज़ करो जंगलात ख़त्म हो जाए, फिर पता क्या होगा, बारिशें नहीं होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन हमें मिलेगी नहीं क्योंकि जंगलात ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, सारी लाइफ ख़त्म हो गई। अब ये पानी को कैसे रेगुलेट करते हैं, जंगलात से होती है ट्रांसपीरेशन, यानी जो पौधे होते हैं इनमें से पानी इवेपोरेट होता है, वो पानी ऊपर जाता है, बारिश बरसती है। तो अगर हम सारी दुनिया से जानदार ख़त्म कर दें, ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। फिर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। अच्छा, रिसाइकलिंग क्या होती है? रिसाइकलिंग से ये मुराद है कि कोई जानदार जब डेड हो गया, क्या हो गया, मर गया, तो उसकी बॉडी के अंदर जो मटीरियल है, यानी जो ऑक्सीजन वगैरह है, जो हाइड्रोजन वगैरह है, उसको तोड़कर दोबारा माहौल में भेज दिया जाता है। वो ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन दोबारा माहौल में आ गई, माहौल से दोबारा जानदारों ने इस्तेमाल कर ली। फिर जानदार दोबारा डेड हुए, उनके बॉडी से दोबारा माहौल के अंदर न्यूट्रिएंट लौटा दिए गए। इस अमल को हम कहते हैं रिसाइकल होना, यानी बार बार यूज़ होना। और रिसाइकल का काम कौन करते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जानदारों को, जब जानदार मर जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो मटेरियल होते हैं, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है ग़िज़ाई मादे, उनको तोड़कर दोबारा माहौल में लौटा देते हैं बैक्टीरिया। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।